जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। फिर से समझिए, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब कोई भी वस्तु सजीव है तो उसको लक्षण क्या है भाई? तो सजीव होने का उसका प्रमाण है कि अगर जो वस्तु सजीव होगा वो सबसे पहले श्वसन करेगा, दूसरा में होगा पोषण करेगा, तीसरा में चलना फिरना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, और चौथा में वृद्धि एवं विकास करेगा, और पांचवा आनुवंशिकता करेगा। यानी आनुवंशिकता का मतलब हुआ कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करेगा, उसे आनुवंशिकता कहते हैं। आगे देखिए, सजीवों को सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? सजीवों का सर्वप्रथम वर्गीकरण कार्लस लिनियस नामक वैज्ञानिक सिस्टेमा न्यूचुरी नामक पुस्तक में किया था। जो कार्लस लिनियस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सजीवों को दो वर्गों में बांट दिया। पहला कहा कि सजीव एक तो पेड़ पौधा सजीव होंगे, मतलब पादप सजीव होंगे, दूसरा जीव जंतु सजीव होंगे। इसीलिए इन्हें कार्लस लिनियस को वर्गीकरण का क्लासिफिकेशन ऑफ फादर मतलब वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। इन्होंने ही जीव विज्ञान को दो वर्गों में बांटा था। पहला जंतु विज्ञान। अब देखिए, जंतु विज्ञान किसको कहेंगे? तो जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है एवं जीव विज्ञान के भी पिता अरस्तु को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अरस्तु ने ही सर्वप्रथम जंतु को ही सजीव माना था, पेड़ पौधा का सजीव नहीं माने थे। अब दूसरा देखिए, पादप विज्ञान क्या है? तो पादप विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान को हम लोग पादप विज्ञान कहते हैं। और पादप विज्ञान का पिता थियोफ्रेटस को कहा जाता है, और सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है, क्योंकि ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु का खोज किया था। आगे देखिए, चिकित्सा विज्ञान के पिता हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अब समझिए, सबसे पहला चैप्टर है हम लोग को न्यूट्रिशन पढ़ना है। न्यूट्रिशन का मतलब हुआ पोषण। अब पोषण है क्या? सबसे पहली बात तो देखिए, पोषण क्या है? किसी खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों की ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम लोग पोषण कहते हैं। अब जैसे खाद्य पदार्थ, जैसे खाने वाले पदार्थ, अब खाने वाला पदार्थ है तो उसमें पोषक तत्व क्या है भाई? तब पोषक तत्व क्या है? तो समझिए, जैसे हम चावल खा रहे हैं तो चावल में कार्बोहाइड्रेट है, जैसे हम दूध खा रहे हैं तो दूध में क्या है? वसा है। दाल पी रहे हैं तो दाल में क्या है? प्रोटीन है। तो प्रोटीन हुआ, वसा हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, विटामिन हुआ, ये सब पोषक तत्व है। और हमारा बॉडी इसको क्या करेगा? ग्रहण करेगा, और जिस प्रक्रिया से ग्रहण करेगा उस प्रक्रिया को हम लोग न्यूट्रिशन यानी पोषण कहते हैं। और यहाँ पे अब सवाल उठता है कि सर आखिर क्या कारण है कि पोषण करना जरूरी है? क्यों पोषण करते हैं? तो पोषण करने के लिए 3 कार्य है बाबू। पहला, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। पोषण करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अगर खाना खाएं और हमें ऊर्जा ही ना मिले तो काला खाना खाएंगे। तो पोषण करने का सबसे मुख्य कारण है, हम लोग पोषण करते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। दूसरा, वृद्धि एवं विकास के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। अब प्रोटीन खा रहे हैं और वृद्धि ही नहीं कर रहे हैं तो काला प्रोटीन खाएंगे। तो प्रोटीन खाए क्या करने के लिए? वृद्धि एवं विकास। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दैनिक कार्य के लिए। हम लोग खाना के अनुसार, पोषण के अनुसार ही दैनिक कार्य कर पाते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सुपोषण। सुपोषण का मतलब होता है कि जब हमारे भोजन में सभी खाद्य पदार्थ मौजूद हो उसे सुपोषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, उसमें विटामिन भी है, वसा भी है,
प्रोटीन भी है, खनिज भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है। तो सभी प्रकार के अगर खाद्य पदार्थ मौजूद हो तो उसे हम सुपोषण कहेंगे। लेकिन अल्प पोषण किसे कहेंगे? जब हमारे भोजन में कुछ खाद्य पदार्थों की कमी हो। जैसे हम डेली खाना खा रहे हैं दाल भात चोखा, तो सर दाल में क्या है? प्रोटीन है। भात में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। चोखा में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो सर हमको बस मिल कहाँ रहा है? ना हमें विटामिन मिल रहा है, तो सिर्फ हमको खनिज मिल रहा है, जल उल पी रहे हैं। तो तीन चीज़ मिल कहने का मतलब कि हमारे भोजन में कुछ खाद्य पदार्थों की कमी आ जाए उसे अल्प पोषण कहते हैं। और तीसरा है कुपोषण। कुपोषण का मतलब क्या हुआ? जब हमारे भोजन में सभी खाद्य पदार्थों की कमी हो उसे कुपोषण कहते हैं। जैसे नहीं हमें विटामिन मिल रहा है, नहीं हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, नहीं विटामिन, नहीं वसा मिल रहा है, नहीं प्रोटीन मिल रहा है, तो ये सब क्या है? कुपोषण का शिकार है। अब देखिए ऊर्जा कैसे मात्रा क्या होता है? जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल या लगभग 4.2 जूल होता है, और 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है। अब आगे देखिए, अब कह रहा पोषण कितने तरीके से होते हैं? तो पोषण कितने तरीके से होते हैं? तो 2 तरीके से होते हैं। 2 तरीके से होते हैं। पहला एक होता है स्वापोषी और दूसरा होता है परपोषी। अब स्वापोषी किसे कहते हैं? वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए स्वयं पर निर्भर रहता है। अब स्वयं पर निर्भर है उसे कहेंगे स्वापोषी। और जैसे कौन आ गया स्वापोषी में? तो पादप जगत का मतलब हुआ पेड़ पौधे। और परपोषी किसे कहेंगे? कि वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए स्वयं पर निर्भर नहीं रहता हो, एक दूसरे पर निर्भर है कि 2 महीना होने दो, गेहूँ होगा तो गेहूँ कटाएंगे, उसके बाद गेहूँ से आटा बनाएंगे, आटा बना के फिर खाया जाएगा रोटी बनाकर। चावल होगा 2 महीना 3 महीना बाद चावल होगा, ये करेंगे, ये प्रोसेस करेंगे, है ना। ये दूसरे पर ही आश्रित है, तो उसे जंतु जगत कहेंगे। जैसे मानव हो गया, जानवर लोग हो गए, ये सब क्या है? परपोषी है। प्रकाश संश्लेषण क्या? अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं समझिए। तो प्रकाश की उपस्थिति में कोई पेड़ पौधा अपने भोजन अगर स्वयं बनाता है तो इस क्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कोई भी पेड़ पौधा प्रकाश की उपस्थिति में अगर अपना भोजन अगर स्वयं बनाता है तो इस क्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया पत्तियों में होती है। पेड़ पौधे में पत्तियों में क्लोरोफिल या फर्नहेर पाया जाता है, जिसके कारण पेड़ पौधे हरा दिखाई देते हैं। आगे देखिए, पेड़ पौधे के रसोई घर क्लोरोफिल के कहा जाता है। और क्लोरोफिल किस में पाए जाते हैं? तो पर्णहरित। क्लोरोफिल एक ही चीज़ है, पर्णहरित क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल मिलेंगे कहाँ? तो पत्तियों में मिलेंगे। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। आपसे पूछेगा कि पेड़ की पत्तियों में या क्लोरोफिल में कौन सा तत्व या कौन सा धातु पाया जाता है? तो एक धातु है जिसका नाम है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का खोज किसने किया? तो सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने किए थे। अब आगे देखिए, अब क्वेश्चन उठता है कि सर पेड़ पौधे को अपने भोजन के लिए क्या क्या पदार्थ चाहिए? हम लोग पादप जगत में आ गए तो पेड़ पौधे के लिए भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले उसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा चाहिए जल एवं खनिज लवण, तीसरा चाहिए सनलाइट मतलब सूरज का प्रकाश चाहिए। तो सबसे पहले देखिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना % होता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन है आप लोग के लिए। दूसरा क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे उत्तरदायी गैस क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखिए ग्रीन हाउस क्या है भैया। अब ग्रीन हाउस का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी जहाँ है, पृथ्वी पर टेम्परेचर कम होने के कारण जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा तो पृथ्वी के सतह से ऊपर जाइएगा तो टेम्परेचर में कमी है। तो टेम्परेचर में अगर कमी होगा तो जो पानी है, आपको पता है कि पृथ्वी मतलब पूरे
पूरे दुनिया में 3 भाग में जल है, अब 1 भाग में स्थल है। अब 3 भाग में जल है, इसका मतलब सब जल भाग तो थोड़ी है ना द्रव अवस्था में है। कुछ जल भाग तापमान कम होने के कारण वह ठोस अवस्था में बदला हुआ है। लेकिन आपको ये भी पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे गर्म गैस है। तो जो बना हुआ है ठोस पदार्थ, जो बर्फ बना हुआ है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गर्म होने के कारण उसको गला रहा है। अब मान लीजिए कि चारों तरफ, मान लीजिए कि अगर बीच में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब पृथ्वी है और चारों तरफ बर्फ़ है, और बर्फ़ है, अब मान लीजिए अभी ठोस अवस्था में तो पृथ्वी कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन जिस समय अगर तापमान में वृद्धि होगा ग्रीन हाउस प्रभाव में, तो अगर ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण अगर तापमान में वृद्धि होगा तो क्या होगा, पानी आ जाएगा, द्रवावस्था में आ जाएगा। और जब ये द्रवावस्था में आ जाएगा तो पृथ्वी को क्या कर लेगा, डुबा लेगा। तो हमारे वैज्ञानिक हैं आगामी बताए हैं कि आगामी सबसे ज़्यादा डर पृथ्वी का ग्रीन हाउस प्रभाव से कारण है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से। आगे देखिए, सबसे गर्म गैस कौन है भैया, तो कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब सबसे ज़्यादा गर्म गैस कौन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे पूछेगा कोल्ड ड्रिंक में कौन सा गैस मिलाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में पीजिएगा तो उसमें बुलबुला निकलता है, तो जो बुलबुला रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। इसीलिए आप लोग कहते हैं कि गला जरने लगा। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिला हुआ है, और कार्बन डाइऑक्साइड कौन गैस है, तो गर्म गैस है। आगे देखिए, आप यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि आग बुझाने वाली गैस कौन है, तो आग जलाता है ऑक्सीजन, लेकिन बुझाता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिए, क्या कह रहा है, जल एवं खनिज लवण। अब देखिए क्या कह रहा है, पेड़ पौधे जल जमीन से तने तक किसी तत्व के द्वारा, जैसे देखिए मान लीजिए कि कोई पेड़ है, पेड़ का ये जड़ है, अभी पेड़ है, अब यहाँ से तो लेके जाएगा जल, तो एक विधि द्वारा जाता है, एक प्रोसेस है जिसको हम लोग कहते हैं केशिकात्व विधि। जैसे मोमबत्ती आप देखे होंगे कि देहात वात में लैंप जलता है, तो लैंप जलता है जिसे हम लोग ढिबरी में बोलते हैं देहात भाषा में, तो उससे जाता है तो बत्ती जलता है ऊपर जाके, तो जलता है तो किसके कारण, केशिकात्व के कारण। या दीपा वाली में दिया जलाते हैं तो दिया जलता है तो किसके कारण, केशिकात्व विधि के कारण। अब आपसे पूछेगा कि पेड़ पौधे में जल का परिवहन कौन करता था, जल का परिवहन जाइलम करता है, मतलब ज से जल और ज से जाइलम। और पूछेगा कि पेड़ पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है, तो फ्लोएम करता है, यानी फो से फुट और फो से फ्लोएम। आगे देखिए, तीसरा है सनलाइट। अब देखिए सनलाइट क्या है, तो समझिए, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। अब नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, तो वैसा ऊर्जा जिसका भंडार सीमित ना हो उसे नवीकरणीय। अब जिसका भंडार सीमित है, जिसे एक बार दो बार यूज़ करने के बाद दूसरा दोबारा यूज नहीं करेंगे तो अनवीकरणीय है। जिसे बार बार हमेशा यूज़ कर रहे हैं वो नवीकरणीय है। चलिए आगे देखिए, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा कौन सी होती है, नाभिकीय संलयन। मतलब सूर्य में कौन सी ऊर्जा हो रही है, तो नाभिकीय। आप जो देख रहे हैं डेली जो सूर्य ऊष्मा दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है ना, ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ऊष्मा दे रहा है, तो सूर्य में घटना घट रहा है नाभिकीय संलयन। मतलब 2 हाइड्रोजन आपस में टूटकर और एक हीलियम का निर्माण कर रहे हैं, और हीलियम का निर्माण हुआ तो यहाँ पे नाभिकीय संलयन क्रिया हुआ। प्लस जब संलयन की क्रिया हुआ तो इसके साथ ऊर्जा का भी निर्माण हुआ। इसलिए सूर्य में कौन सा ऊर्जा हो रहा है, तो नाभिकीय संलयन ऊर्जा, यानी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा किसके कारण हो रहा है, तो नाभिकीय संलयन द्वारा हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण मतलब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण कब करते हैं, तो दिन में करते हैं। लेकिन कहीं कहीं किताब में लिख देता है कि प्रकाश संश्लेषण दोनों टाइम होता है, दिन में भी और रात में भी होता है। लेकिन कहीं कहीं देखे होंगे आप लोग, तो दिन में होता है उसे प्राथमिक प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जो रात में होता है उसे द्वितीय प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ऐसा बात तो नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। अब देखिए कहेगा प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा किस रंग में होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है लाल एवं नीला रंग में प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, आप कहेगा सबसे कम किस में होता है, तो बैगनी रंग, हरा रंग में। ठीक है, आगे देखिए हमारे प्रकृति में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण वाला कौन करता है, तो शैवाल करता है।
शैवाल, यहाँ पे शैवाल होगा बाबू। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड समझिए, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2 6 CO2 प्लस 12H2 सूरज के प्रकाश हुआ, बन गया ग्लूकोज, प्लस क्या बनाया? जल, प्लस क्या छोड़ा? ऑक्सीजन छोड़ा। कौन? पेड़, मतलब सूरज की उपस्थिति में। अभी अपने लिए भोजन के रूप में क्या बना लिया? ग्लूकोज। और इसके लिए यह बेस्ट चीज़ है। पेड़ पौधा का जल को क्या किया? छोड़ दिया बाहर। ऑक्सीजन को भी क्या किया? छोड़ दिया। और अपने लिए भोजन के रूप में क्या बनाया? ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधे ग्लूकोज का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। पेड़ पौधे द्वारा जल एवं ऑक्सीजन को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहते हैं? बाष्प उत्सर्जन कहते हैं। पेड़ पौधे में बाष्प उत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पत्तियाँ होती है, क्योंकि पत्तियों में पाया जाता है रंध्र। आगे देखिए, बाष्पोत्सर्जन दर मापते किससे मापते हैं? तो फोटोमीटर से। बाष्पोत्सर्जन की दर किससे मापते हैं? फोटोमीटर। ऑक्सीजन हार्मोन पेड़ पौधे को वृद्धि को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और आपको पता भी होगा कि ऑक्सीजन हार्मोन सबसे ज़्यादा बांस के में पाया जाता है, जो बांस एक प्रकार के घास की कैटेगरी है। अब देखिए साइटोकाइनिन हार्मोन पेड़ पौधे के बाष्पोत्सर्जन की दर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। आगे देखिए परपोषी। अब देखिए क्वेश्चन आ गया, परपोषी क्या है? तो वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर क्या रहे? डिपेंड रहे। जो किसी दूसरे पर निर्भर है वो क्या कहलाएंगे? परपोषी। और परपोषी कितने प्रकार के होते हैं बाबू? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहले मृत्योपरजीवी, वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए मृत्यु पदार्थ पर निर्भर है, मतलब मरा हुआ पदार्थ पर निर्भर है, उसे क्या कहते हैं? मृत्योपरजीवी। जैसे कवक हो गया आपका। आगे देखिए परजीवी किसको कहते हैं? वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए जीवित पदार्थों पर निर्भर है, मतलब वो अपने पदार्थ पर नहीं, किसी जीवित पदार्थों पर निर्भर है। जैसे विषाणु, जैसे वायरस। अभी आप देख रहे होंगे कि वायरस एक दूसरे में प्रवेश करता है। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, मच्छर भी परजीवी है, वो दूसरे पर ही डिपेंड है। जोंक भी क्या है? एक दूसरे पर डिपेंड है, खुद पर डिपेंड नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंड है। आगे देखिए तीसरा होता है समभोजी। वैसे जीव अपने भोजन के लिए सजीव एवं निर्जीव पर दोनों पर निर्भर रहते हैं, समभोजी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, जानवर, ये सब कौन भोजी? समभोजी हैं।